बड़ा इतिहास जिन्होंने लिखा वो सभी यहाँ पर आए हुए भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने हैं कि जो बदले हुए ज़माने में, बदले हुए हालात में और बदले हुए तरीक़ेकार में आपको और हमको समझकर आगे क्या कदम उठाना है, इसके ऊपर कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उसको आपके सामने रखकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं वैसा कर्नाटक वाला हूँ, मैं बीजापुर वाला हूँ, मैं मराठी मीडियम से एसएससी पास किया हूँ और संस्कृत 100 मार्क का सब्जेक्ट लेके मैं एसएससी पास हूँ। और जब मैं मराठी बोलता हूँ तो पूना के भी लोग परेशान होते हैं और आपको ताज्जुब लगेगा। एक बार कुछ फंक्शन में पूना के मेरे कैंपस में, जो 65 में मैं पूना पहुंच गया हूं, मैंने बात की मराठी में, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे। तो वहाँ के प्योर बम्मन 5-6 लोग मेरे भाषण के बाद में सामने आए और उन्होंने वहाँ पे कागज़ लेके सबके सामने, आपके जितने अभी यहाँ पे लोग हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लोग उस फंक्शन में थे, उन्होंने ये कहा कि आज से हम लोग श्री पी.ए. इनामदार साहब को ब्राह्मीण बोल के एडमिट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो मराठी बोल रहे हैं हम भी नहीं बोल सकते। उसमें का थोड़ा जो मजाक का मामला है वो छोड़ दें, लेकिन उनको ये बात का एहसास था कि वो लोग जो भी मराठी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो चुका वहाँ पे मामला, हम भी वो कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने 2-4 बातें ये रखना चाहता हूँ। पहले तो हालात क्या हैं इसके सिलसिले से ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हालात साजगार नहीं है, और अगर हालात साजगार नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का उसके पीछे कुछ न कुछ राज है, और वो राज हमेशा ऐसा रहता है कि आपको आगाह करने के लिए वैसे हालात पैदा किए जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान नाजिल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना दिया गया, और वहाँ पर मक्के में मक्के के लोगों ने, उनकी क्या हिम्मत थी कि अल्लाह के पैगंबर को कोई तकलीफ़ दे सके। मगर अल्लाह का क्या प्लानिंग था? अल्लाह का प्लानिंग ये था कि हुजूर को इस मामले की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए वहाँ के लोगों को हुजूर के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। फिर 2 चीज़ें हुई, एक मक्का छोड़ना पड़ा। मक्के में जो तकलीफ़ हुई, क्या शिद्दत की तकलीफ़ थी, वो मदीने पहुँचे। मदीने में क्या ट्रेनिंग दी गई? वार की भी ट्रेनिंग दी गई, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि मुश्किल से गुजार कर हुजूर को बड़े पैमाने पे अलग अलग तरीक़ेकार को कैसा फेस करना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग मिल गई।
तो इसका मतलब क्या है? अगर अल्लाह चाहता है तो ऐसे हालात बनाता है कि जिसके वजह से हम लोग फुल्ली ट्रेंड हो के आगे बढ़ते हैं, और आज के भी हालात उसी तरीके के हैं। तो हम क्या चाहते हैं, आपके सामने मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पर दूसरे लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी बोलने का नहीं, एक लफ्ज़ भी बोलने का नहीं, क्योंकि उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम हमारा एजेंडा तय करेंगे, उस पर अमल करने के ऊपर हमारी ज़िंदगी लगा देंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंट लोगों का काम है। अरे को तुरे बोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अरे को उसने बोलने के बावजूद चुप बैठ के अपने काम से, अपने तरीक़ेकार से उसको जवाब देने का है, एक्शन के साथ। तो हम चाहते हैं कि दीन की तालीम यस, लेकिन हालात ऐसे बदल गए, दीन के साथ में दुनिया की भी तालीम उतनी ही लेनी चाहिए जितनी दीन की तालीम हम ले रहे हैं। और वो जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये जो कुछ भी बातें छोटी मोटी हो रही हैं, इसके ऊपर अपने को बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दूसरी जो चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आप जानते हैं अपने पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि साल के कितने दिन हैं, 365 दिन हैं, और 365 दिन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक्चुअली एजुकेशन का काम कितना होता है? कितना होता है? अगर आपके पास छोटा कागज़ है तो थोड़ा लिख लें। 52 इतवार हैं छुट्टी, फिर टीचर को अर्न लीव रहती है, उसके बाद में कैजुअल लीव रहती है, उसके बाद में बरस की एग्जामिनेशन हो के रिजल्ट होने के बाद में 1 महीने की छुट्टी भी रहती है साथ में। उसके बाद में अगर आप कैलेंडर निकालें, कैलेंडर सामने रखें, बरस में कितनी छुट्टियां रहती हैं वो भी अपन सामने ले लें। और ये सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली स्कूल के वर्किंग डेज कितने हैं? वर्किंग डेज 120 भी नहीं होते हैं। और हमारा ये कहना है कि क्या हम ये हालात को बदल कर वर्किंग डेज 250 कर सकते हैं क्या, ताकि जो कुछ भी क्वालिटी एजुकेशन बेहतरीन तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, बिल्डिंग है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है, उसमें जो छुट्टियों की वजह से बच्चों तक जो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, अगर हम उसको सामने रख कर अगर काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया तरीक़ेकार कम वक्त में, 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम अच्छी चीज़ों को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक से पढ़ाना, ये तारीख़ में जमा हो चुका है। और आपको ताज्जुब लगेगा, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक से पढ़ाने के लिए 2 साल का ट्रेनिंग है, DED बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 1 दिन का भी ट्रेनिंग नहीं है, 1 दिन का भी ट्रेनिंग नहीं, ऑनलाइन चल रहा है। 3 साल तक ऑनलाइन सब चल रहा था। तो हमारा ये कहना है कि हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ट्रेनिंग पक्का तरीके से लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर हम करते हैं, आप यकीन मानिए जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप है, जिस तरीके का ब्रिलियंस अपने बच्चों में है, जो हार्ड वर्क करने वाले यहाँ पे लोग हैं, जिन बच्चियों ने आज इतने बड़े पैमाने पे प्राइजेस लिए, उससे क्या नज़र आता है? वो प्राइज़ होने के बाद में कुछ नौजवानों के साथ में जिनको प्राइज़ मिले,
मैंने उनके साथ बात की, मैं बोला ऐसा कैसा क्या होगा, 90% लड़कियां और 10% लड़कों को कैसा क्या प्राइज़ मिला? तो मजाक में बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोले कि वो भाई इसके पहले उनको तालीम नहीं मिलती थी और अच्छा मार्क्स भी नहीं मिलते थे, इसके लिए हमने खुद होके कम मार्क्स लिए बोले, ताकि उनको ज़्यादा मार्क मिले और वो आगे बढ़े। कहने का मतलब क्या है, आज लड़कों को जो तालीम मिल रही है और लड़कियों को जो तालीम मिल रही है, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। उसके भी पीछे मेरा कहना है कि अल्लाह की मर्ज़ी है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर 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 में तालीम याफ्ता माँ मांगता है। जिस घर में तालीम याफ्ता माँ है, उस घर की 25 पीढ़ी सुधर सकती है, याद रखिए। क्योंकि हम लोगों को तालीम याफ्ता माँ घर में पहुंचाना है। अब मेरे कैंपस में अगर समझो 27,000 बच्चा है, उसमें 70% लड़कियां हैं। और हम क्यों उनको इतने बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर आने वाले दिनों में घर में एक ऐसा माहौल बने कि जिसके वजह से तालीम के सिलसिले से इधर उधर किसी की जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आने वाली जो पीढ़ी है बेहतरीन तरीके से तालीम ले सकेगी। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, अपर केजी से 8वीं तक तालीम देने का। क्यों 8वीं तक क्या उम्र हो जाती है बच्चों की? 12-13 साल की उम्र हो जाती है। और 8वीं तक बच्चे एब्सोल्युटली सिंसियरली स्कूल को आते हैं। और 9वीं के बाद में क्या होता है, कुदरत अपना खेल खेलने लगती है और उससे तालीम के अलावा बातें सब शुरू हो जाती हैं। हम चाह रहे हैं कि नर्सरी से 8वीं तक उनको इतनी मालूमात दे दो, अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सीखे, कंप्यूटर लिटरेट करना सीखे, जो भी उनको सब्जेक्ट लगते हैं एसएससी के लिए वगैरह, उसको किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, इसकी अगर हम बात 8वीं तक करते हैं, उसके बाद में प्रेजेंसी कम होने लग जाती है, बच्चे कैंटीन में ज़्यादा रहते हैं, क्लास में कम रहते हैं, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले 8वीं तक अगर हम उनको बेहतरीन तरीके से कराते हैं तो वो उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट उनके फ्यूचर के ऊपर होता है। और वो काम हम हमारे कैंपस में किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको अगर आना है पूना के अंदर तो आप आ सकते हैं। हमने आज 8 साल के बच्चे, 8 साल के कौन से बच्चे हैं, पुअर क्लास, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे मेरे पास हैं, और उनको हमने अंग्रेज़ी बोलना जो सिखाया है 45,000 बच्चों को सिखाया है। और वो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं आज, वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कौन सी उम्र में ले रहे हैं, बिल्कुल यंग हैं। आप और हमने अपनी मादरी ज़बान कौन सी उम्र में सुनी, कौन सी उम्र में? 1 साल 1.25 साल के थे, उस वक्त में हम बोलने लग गए थे, क्योंकि उस वक्त में जो उनकी कैपेसिटी रहती है वो 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर होती है। और अभी अगर अपन सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी कैपेसिटी याद रखने की क्या रहती है? 3 दिन पहले मुलाकात हुई, खाना पीना हुआ, 3 दिन के बाद में मुलाकात हुई तो अब बोलते कहाँ तो भी तुमको देखे जैसा लगता है बोल के। यह है, क्योंकि जितने हम सीनियर हो जाते हैं उतना हम याद रखने का मामला जो है वो कम होते जाता है। तो उनकी एज को हम अगर समझ के उनको उस चीज़ में हम अगर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ के लोग, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे सिंसियर एंड डेडिकेटेड तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है,
हिंदुस्तान में बहुत कम जगह ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं आप लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि ये चीज़ को अभी एक अलग से एजेंडा बना के दूसरों के बारे में नहीं बात करते हुए अपने एजेंडे के ऊपर हम बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम जुड़ जाएं, और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तालीम के मैदान में एक नंबर हम लोग होंगे, हम लोग होंगे। उसके पीछे है कि हमको किसी के खिलाफ बात करना नहीं है, किसी को कम रख के किसी को ज़्यादा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम हमारे लाइन के ऊपर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो काम हमको लगता है कि अगर हम करते हैं तो जो एजेंडा लेकर आज यहाँ की मीटिंग बुलाई गई है, उस एजेंडे को हमने सचमुच आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। तीसरी चीज़, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, उम्र के 8-9 साल के बच्चे हमारे पास ड्रोन बनाते हैं, ड्रोन उड़ा के बताते हैं। 5 साल के बच्चे हैं, गरीब बच्चे सब, मैं किसी भी पैसे वाले या अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, 5 साल के बच्चे हैं, और आपको मोबाइल आप उनको सामने रखें, उनके पार्ट निकालेंगे, हर पार्ट का नाम बोलेंगे, हर पार्ट का फंक्शन बोलेंगे, और 10 से 15 मिनट में आपको मोबाइल बना के देंगे। और वो बच्चे कितने हज़ारों हैं। हमारे पास वही कम्युनिटी यानी गरीब घर के बच्चे जो हैं साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अगर आप एक बार पुणे आएंगे, आप भी एक बार पुणे आएँ, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी का काम जानने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के मुझे दे देंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, और मेरी परमिशन रही तो आपको वापस मिलेंगे, वरना नहीं। इसका मतलब वो उम्र में जो टैलेंट है बच्चों का, उसको हम किस तरीके से एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमारे कैंपस से आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यहाँ के टीचरों को हमारे पास भेज दीजिए, नौजवान बच्चों को हमारे पास दीजिए, उनको महीना भर रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री देकर एक ऐसे टीम को हम तैयार करेंगे कि यहाँ के सारे बच्चों को वो ट्रेनिंग करेगी, वो ट्रेनिंग करेगी। और एक चीज़ आपके सामने मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, ये फेवर नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। क्योंकि हम फेवर की जब बात करते हैं तो एक अलग माहौल में तैयार होता है, और अगर आप चाहते हैं तो वहाँ की एक टीम मैं यहाँ पे भेजता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो और बाकी के जितने भी काम वहाँ पे किए जा रहे हैं, ड्रोन का मामला हो, सब चीज़ों के यहाँ पर मैं उन बच्चों को लेकर आऊँगा या भेज के दूँगा। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सामने उनको ट्रेनिंग करके दिखाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ के बच्चों को गारंटी होंगी कि हम भी कर सकते हैं। और जिस दिन वो गारंटी होते हैं तो बच्चे नहीं रुकते, वो बराबर अपने तरीके से आके लेके आगे चले जाते हैं। कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है या और कोई भी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें बताइए, हमें बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हालात बदले हुए हैं, टेक्नोलॉजी के वजह से पढ़ने का तरीक़ेकार बदल गया है, तो हम सिर्फ बातें करके नहीं चलेगा, तो वो उन चीज़ों को आप तक पहुंचाकर उसकी ट्रेनिंग वगैरह दे के हम आगे किस तरीके से जा सकते हैं, ये काम भी हम करने के लिए तैयार हैं। और वापस ड्यूटी बोल के नहीं कि कोई फेवर बोल के। अब ये अगर चीज़ें हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, तो हम इसको अमल में लाकर एक नया माहौल, यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा माहौल है तालीम के मैदान में, दीन के मामले में, और ये दीन के साथ में दुनिया जब जीतने का मामला आ जाएगा, आप यकीन मानिए हम उसी वक्त को चले जाएंगे जब हमारी बात मानी जाती थी अखी दुनिया के अंदर। और वो वक्त वापस आने के लिए अल्लाह ने ख़ास करके ये हालात पैदा किए हुए हैं। और हमारे कैंपस का एक वर्ड है जो बोर्ड पे हम लिखते हैं कि अगर तकलीफ़ के दिन आए तो समझना अच्छे दिन आने को हैं। तकलीफ़
कि दिन आए तो समझना अच्छे दिन आने के हैं, क्योंकि अल्लाह का तरीक़ेकार है, आपको ट्रेन करना चाहता है, आगाह करना चाहता है और बताना चाहता है कि इसको फेस करेंगे तो आप एक नंबर पे चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर जो भी लोग हाजिर हैं डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं और कम्युनिटी के भलाई के लिए वक्त देना चाहते हैं, और साथ साथ में और भी कुछ मुश्किल काम करना है तो वो भी करना चाहते हैं। मैंने इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर जो लोगों को हाजिर देखा, जिस तरीके के यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, मैं वहाँ सब घूम कर आया हूँ आज, तो उससे मुझे गारंटी हो गई कि पूना से भी बढ़कर आपके पास ये काम हो सकता है, और वो काम के अंदर हम आपके साथ में रहेंगे, ये मैं आपको गवाही देता हूँ। और अगर आने वाले दिनों में और भी कुछ काम है, आपको वहाँ पूना में आके अगर कुछ विज़िट करके कुछ देखना वगैरह है, हमारे पास 1000 लड़कियों का हॉस्टल है, 700 लड़कों का हॉस्टल है, और आप जैसे अगर लोग आते हैं तो उनका रहने का इंतज़ाम गेस्ट हाउस में वगैरह सब है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वहां आने के बाद में तरीक़ेकार अपने को समझ में आ जाएगा, ये अलग तरीक़ेकार है। और 11 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, 11 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, और 11 प्रोफेशनल कॉलेज में 8 में पीएचडी है, लॉ में पीएचडी है, एमबीए में पीएचडी है, फार्मेसी में पीएचडी है, होटल मैनेजमेंट में है। सीनियर कॉलेज हमारा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बन गया है। ये छोड़कर ये 5 कॉलेज को मिलाकर अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है बाय लॉ, बीए नामदार यूनिवर्सिटी, तो ऐसे और भी चीज़ें वहाँ पे हम कर सकते हैं। और पूना जैसे मकाम के ऊपर जो बहुत डिफ़िकल्ट काम है वो वहाँ पे किया जा रहा है, तो आप उसके आगे बढ़कर और भी इस तरीके के कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ में हैं। तालीम के सिवाय आपको और हमको कुछ दूसरी चीज़ सूझनी नहीं चाहिए, और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग मैं समझता हूँ ली गई है, और इसको और भी बड़े तरीके से हम आगे बढ़ाने की आपको एक गारंटी देते हैं और आपके साथ में रहने का प्रॉमिस भी करता है। जय हिंद। माशाअल्लाह, माहिर तालीम जनाब पी इनामदार साहब अपने तजुर्बात की रोशनी में कीमती नसाए और हाज़रीन के सामने रख चुके हैं। हमें इस पर गौर करके इंशाअल्लाह हमारे तालीमी इदारों में